Hello students, welcome back. This is the video of class 9 biology, and as you know we are studying chapter 2 and the name of the chapter is tissues. In the previous video we had talked about the plant tissues, and here in this video we are going to study about the animal tissues. So as you know, the animal body is made up of organ system, and that organ system is made up of organ, and any organ is made up of tissue, and that tissues are made up of cells. And so you are studying about the tissues. So what are tissues? Tissues are the group of the cells which is similar in structure and work together to perform a specific function. Now there are four major types of tissues found in animals. What are these? Epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue, and nervous tissue. Okay, so one by one we will discuss about that, and here in this video we will talk about the epithelial tissue. So here you can see in this flow chart, animal tissues are of four types. First is epithelial tissue, and further it is categorized into another different type of groups. Muscular tissue are there, and then connective tissue, and then the nervous tissue. And all the tissues have different function. So first of all, in this video we'll talk about the epithelial tissue. सो यहाँ पे हम एपिथेलियल टिश्यू और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एक सिंपलेस्ट काइंड ऑफ टिश्यू है. चारों टिश्यू में अगर आप देखें तो ये सिंपलेस्ट है, एंड इट मेक्स द कवरिंग ऑफ द एंटायर बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, एंड इट सर्व एज द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी. क्योंकि ये कवर करता है बॉडी को एक्सटर्नली एंड इंटरनली, तो ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है एनिमल बॉडी में. इसके कैरेक्टरिस्टिक को हम देख लेंगे. तो एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होती हैं दे आर क्लोजली पैक्ड होती हैं, और जिससे एक कॉन्टीन्यूअस शीट बन जाती है. तो एपिथेलियल सेल्स मेक अ कॉन्टीन्यूअस शीट बाय क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट. एंड इसमें सेल्स क्यूबॉइडल हो सकती हैं, फ्लैट हो सकती हैं, कॉलमनर हो सकती हैं, अलग अलग टाइप की सेल शेप की सेल्स हो सकती हैं. एक बात आपको याद रखनी कि एपिथेलियल सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, और ना ही इसके बीच में कोई इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है. और इनमें सेल्स जो होती हैं वो सीमेंटेड टुगेदर आपस में जुड़ी होती हैं विद अ विस्कस सीमेंटिक मटेरियल दैट इज़ नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन. सेल्स जो होती हैं आपस में जुड़ी होती हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं दे रेस्ट ऑन अ नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन दैट सेपरेट देम फ्रॉम द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू. हमेशा जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो एक नॉन सेलुलर बेस पर पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये जो होता है वो कोलाजन का बना होता है. ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन द एपिथेलियल टिश्यू. ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं. फंक्शंस हम देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू का. तो एज एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, एपिथेलिया प्रोटेक्ट द अंडरलाइन टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, एंट्री ऑफ जर्म्स, दिस इज जर्म्स, ड्राइंग अप एंड हार्मफुल केमिकल्स. तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है. देन एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड. इंटेस्टाइन में अगर बात करें तो इंटेस्टाइन में ये फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है. किडनी में अगर हम बात करें तो ये नेफ्रॉन में पाई जाती है और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है. रिस्पायरेटरी पैसेज में हम बात करें, जेनाइटल डक्ट में बात करें, तो ये म्यूकस को कंडक्ट करने और दूसरी चीज़ों को कंडक्ट करने में हेल्प करती है. ठीक है. एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ सेमिफिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड ओवरीज में ये स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है. एल्वियोलाई अगर लंग्स की बात करें तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इसके लिए ये हेल्प करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सेंस ऑर्गन में ये स्टिमुलस को रिसीव और कन्वे करने में हेल्प करती है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एंड माउथ की लाइनिंग बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू से. एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग इंटरनल ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट करती है. एंड एपिथेलियल टिश्यू बीइंग परमिएबल, क्योंकि ये परमिएबल होते हैं तो ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं between different body parts and external environment. Now we will talk about the types of epithelial tissue. So depending upon the number of cells, cell layers, shape and function of cells, the epithelial tissue can be grouped as follows: squamous, cuboidal, columnar, ciliated and glandular. So first of all we'll talk about the squamous epithelium. Squamous epithelium lines the blood vessels. इसका distribution अगर हम देखते हैं तो आपको कहाँ मिलेगा? ब्लड वेसल की इंटरनल लाइनिंग
लिम्फ वेसल की, वोमेन कैप्सूल, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, एल्वेलाई ऑफ लंग, बक्कल फेरिंग्स, इसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ एंड आउटर लेयर ऑफ स्किन, ये इन जगहों पर पाई जाती है। इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो इसमें जो सेल्स होती हैं दैट इज़ थिन फ्लैट इरेगुलर प्लेट लाइक सेल्स होती हैं। दे आर फिट क्लोजली फिटेड होती हैं और एक स्मूथ मेम्ब्रेन बनाती हैं, लाइनिंग बनाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लैट सेल्स होती हैं, थिन होती हैं एंड ये इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। स्किमोस एपिथेलियम कैन बी सिंगल लेयर्ड, एक सिंगल लेयर में भी हो सकती है जिसको हम बोलेंगे सिंपल स्किमोस, और स्ट्रेटिफाइड हो सकती है, मतलब मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है, बहुत सारी लेयर भी हो सकती हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्किमोस। सिंपल स्किमोस एपिथेलियम जो होती है वो प्रेजेंट होती है इन द लाइनिंग ऑफ टिश्यू सेल्स, वाटर ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे, जैसे कि ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, लंग्स की जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की ज़रूरत होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, जैसे ब्लड वेसल की इंटरनल लाइनिंग, लंग्स में एल्वेओलाई के अंदर, एसोफेगस और माउथ के अंदर, यहाँ पे सिंपल फ्लैट स्क्यूमोस एपिथेलियम पाया जाता है। सेल्स ऑफ दिस एपिथेलियम आर एक्सट्रीमली थिन, बहुत ही थिन होती है क्योंकि एक्सचेंज करना है उनको, एंड बहुत फ्लैट होती हैं एंड डेलिकेट कवरिंग बनाती हैं ताकि एक्सचेंज आसानी से हो सके। स्ट्रेटिफाइड स्किमोस एपिथेलियम में सेल्स जो होती हैं वो मल्टी लेयर्ड होती हैं एंड थिक होती हैं जो वियर एंड टीयर से बचाती हैं इंटरनल पार्ट्स को। जैसे कि अब आपकी स्किन में जो एपिथेलियम होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्किमोस एपिथेलियम होती है। ठीक है, जो आपके स्किन जो होती है, आपको पता है कि जो स्किन है वो आपके अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है बाहर से। फंक्शन, इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग पार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, स्ट्रेस, इन्फेक्शन एंड डिहाइड्रेशन। इट फैसिलिटेट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एंड मटेरियल एंड नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होता है, ये सिंपल भी हो सकती है, स्ट्रेटिफाइड मतलब सिंगल लेयर में भी हो सकती है, मल्टी लेयर भी हो सकती है। इसमें जो सेल्स होती हैं कहाँ पाई जाती हैं, देखिए ये आपको यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल यानी कि नेफ्रॉन में भी, जर्मिनल लेयर ऑफ जेनाइटल्स में, थायराइड ग्लैंड में, स्लैवरी ग्लैंड में, पैनक्रियाटिक डक्ट में पाई जाती हैं एंड ये और भी ग्लैंड्स में जैसे मेमोरी ग्लैंड्स में, पैनक्रियाटिक एंड स्लैवरी एंड स्वेट ग्लैंड्स में भी ये पाई जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक, इसमें जो सेल्स होती हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है दे आर क्यूब लाइक, ठीक है, एसोडियामेट्रिक होती हैं, स्क्वायर शेप्ड होती हैं एंड अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे तो पॉलीगोनल दिखाई देती हैं और अगर वर्टिकली देखेंगे तो ये स्क्वायर शेप में दिखाई देती हैं। लाइक यू कैन सी हियर द सेल्स आर लुकिंग क्यूब लाइक, ओके, और यहाँ पे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर ये पाई जाती हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, सिक्रेशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सबस्टेंस एंड गैमेट फॉर्मेशन। अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग काम करती हैं, कहीं पर सिक्रेशन, जैसे ग्लैंड्स में होंगे तो सिक्रेशन का काम करेंगे, किडनी में होंगी तो एक्सक्रीशन का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कॉलमनर एपिथेलियम। इसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये कहाँ पाई जाती हैं, तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम आपको लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर में मिलेगा। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड में ये पाई जाती हैं, स्टमक में जो ग्लैंड होता है और जो इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड होता है वहाँ पे भी ये कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती हैं। स्ट्रैटिफाइड अगर मल्टी लेयर कॉलमनर एपिथेलियम की बात करें तो ये एपिग्लॉटिस में पाई जाती है। इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो इसमें जो सेल्स होती हैं टॉल होती हैं, पिलर लाइक होती हैं एंड दे लाई साइड बाय साइड, एक दूसरे से साइड बाय साइड अरेंज होती हैं। और अगर आप सरफेस ऊपर से इसको आप देखेंगे तो ये पॉलीगोनल दिखाई देंगी एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये दे आर मच टॉलर एज़ कम्पेयर टू अदर विड्थ, लंबाई ज़्यादा होती है और उसकी विड्थ क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें होती है कि इसके जो न्यूक्लियस होता है वो ओवल होता है और लाइज एट द बेस ऑफ द सेल, ओवल होता है और बेस की तरफ क्या होता है, पाया जाता है, सेंटर में नहीं पाया जाता है। नाउ विल टॉक अबाउट द फंक्शन। इसका फंक्शन क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्रोटेक्शन का काम करती है अंडरलाइंग टिश्यू के लिए। गॉबलेट सेल्स आर मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। गॉबलेट सेल्स क्या है, मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल है जो स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लोकेशन यहाँ पे ये कहाँ पाई जाती हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती हैं यूरिनरी ट्यूब्यूल के सर्टेन पार्ट में, जिस जो यूरिन को मूव करने में हेल्प करती है एक सर्टेन डायरेक्शन में,
और लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंक्यूल्स में भी ये पाई जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक, सीलेटेड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स क्यूबॉइडल भी हो सकती हैं, कॉलमनर भी हो सकती हैं, ओके। एंड इसका जो फ्री सरफेस होता है उस पर क्या होता है, सीलिया, सिंगुलर सीलियम बोलते हैं। इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, लाइक यू कैन सी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसके फ्री सरफेस पे, जिसको हम बोलते हैं सीलिया। एंड इसका काम क्या होता है, लैशिंग मूवमेंट ऑफ सीलिया हेल्प प्रोपेल सबस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो ये सीलिया होता है इसके ऊपर, वो सीलिया एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, और उसके मूवमेंट से क्या होता है, जो भी इसके इसके ऊपर जो भी सबस्टेंस होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, तो इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, and it helps to push ova in the fallopian tube and mucus out of the respiratory tract. Respiratory tract में ये ciliated epithelial tissue पाया जाता है जो mucus को एक particular direction में मूव करने में हेल्प करता है। नाउ विल टॉक अबाउट द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, ये हमारे ग्लैंड्स में पाई जाती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स में पाई जाती है। एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ग्लैंड्स डेवलप फ्रॉम दिस एपिथेलियल टिश्यू, दिस में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ग्लैंड्स जो होती हैं, जो ये टिश्यूज़ में जो सेल्स होती हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। Unicellular glands are isolated gland cells scattered in columnar epithelium. These are called goblet cells. They secrete mucus. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेल है कॉलमनर एपिथेलियम, ये है, और इसमें बहुत सारी सेल्स हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर सेल क्या बन गई है, सिक्रेटरी, और ये क्या सिक्रीट कर रही है, म्यूकस। तो कॉलमनर एपिथेलियम में कोई एक सेल जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है उसको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। मल्टी सेलुलर ग्लैंड में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो डेवलप होती हैं बाय इनफोल्डिंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ममेरी ग्लैंड एंड सम एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। तो इन सारे ग्लैंड्स में भी ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती है। फंक्शन क्या है, द ग्लैंड सेल सिक्रेट सेवरल सबस्टेंस। ये ग्लैंड सेल्स क्या करती हैं, अलग अलग टाइप के सबस्टेंस को सिक्रेट करती हैं। जैसे स्वेट ग्लैंड स्वेट सिक्रेट करेगा, स्वेट ग्लैंड में जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होंगे वो क्या सिक्रेट करेंगे, स्वेट। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या सिक्रेट करेंगे, एंजाइम्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो वो क्या सिक्रेट करेंगे, हार्मोन। ऑयल ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा, ऑयल। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा, सलाइवा। तो ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है अलग अलग ग्लैंड में अलग अलग चीज़ों का सिक्रेशन करता है, ये इनका फंक्शन होता है। हमने यहाँ पे आउट ऑफ 4 काइंड ऑफ एनिमल टिश्यू हमने यहाँ पे एक पहला वाला एनिमल टिश्यू पढ़ लिया, एपिथेलियल टिश्यू, और उसके टाइप्स studied about the epithelial tissue. Now in this video we are going to study about the muscular tissue. So our main topic of this video is muscular tissue. So muscular tissue is the tissue which is a specialized tissue in animals which applies force to different parts of the body by contraction and causes movement. So first of all you must know that muscular tissues are responsible for the movement. They contract and cause the movement in our body. It is made up of thin and elongated cells called muscle fiber. The cells which are found in the muscular tissue, they are elongated and thin. They look like a fiber. You can see here, they look like a fiber, and that's why they are called muscle fiber. The cells of the muscular tissues are called fibers. So many fibers, they group together and they make the bundle of muscles. And it controls the movement of an organism. The cytoplasm in the muscle fiber is called sarcoplasm, and it contains a network of membrane called sarcoplasmic reticulum. You know that each and every cell contain the jelly-like substance that is called cytoplasm. So the cytoplasm of the muscle cell is called as sarcoplasm, and the endoplasmic reticulum that is found in the muscle cell, they have the another name that is called sarcoplasmic reticulum, and the membrane surrounding the muscle fiber is called sarcolemma. Means the cell membrane which is found around the cell of the muscle is called sarcolemma. Now in the cell of the muscles have the
very microscopic, minute, fiber-like structure. Each cell has so many fibers inside it. Each muscle fiber contains so many fibers inside it. That fibers are called myofibril, and these myofibril are made up of the contractile protein. Now we will talk about the types of muscular tissue. So in animals there are three types of muscular tissue. What are these? These are skeletal muscle tissue, smooth muscle tissue, and cardiac muscle tissue. So one by one we will study about them. Skeletal muscle tissue. Skeletal muscle tissue are called as skeletal because these muscles are attached to the skeleton and help in the movement. These muscles are found attached to our bones, and by contracting they cause movement in our bone, and hence our body parts move. These muscles are also known as striated muscles. These are also known as striated muscles. Why they are called striated muscles? Because of the presence of alternate pattern of light and dark band. So here you can see in this diagram, here you can see that these muscles have dark and light bands in their structure. So because of the presence of these striations, these pattern of light and dark band, they are called striated muscle fiber or tissue. Now these light and dark bands are sarcomeres, which are highly organized structure of actin, myosin, protein. These add to the contractility and extensibility of the muscles. These bands are made up of actin and myosin protein, and these proteins are the contractile proteins. Because of the presence of these proteins, the muscle fiber can contract and extend, means expand. Now, skeletal muscles are voluntary muscles. They are the voluntary muscle. They are composed of muscle fiber. Skeletal muscles are voluntary muscles, means they are under the control of our will. Skeletal muscles or striated muscles are under the control of our will, means we can move these muscles with the on according to our will. We can move these muscles according to our will, according to our conscious will. 40% of our body mass comprises skeletal muscles. Each skeletal tissue contains myofibril, and the cell of these tissues are multinucleated. They have more than one nucleus. They have more than one nucleus in each cell, so they are multinucleated. These are provided with blood vessels and many elongated mitochondria and glycogen granules, and bring about the movement. They bring about the movement of the organs of the body. Okay, because they are attached to our bones, they are present attached to our bones, and by the contraction of these muscles we can move our body parts. Now we'll talk about the smooth muscle tissue. Smooth muscle tissue are called non-striated and involuntary. They are called non-striated involuntary muscles, and they are controlled by our autonomous nervous system. We cannot control it by our conscious will. It stimulates the contractility of the digestive, urinary, reproductive system, and blood vessels and airways. They are found in our digestive system, urinary system, reproductive system, blood vessels, and in our respiratory system. The actin and myosin filaments are very thin and arranged randomly, hence no striation. They have no striation. They have no dark and light bands. That's why they are called unstriated muscle. And the cells are spindle shaped with a single nucleus. You can see that the shape of the cell is like this. Spindle means they are pointed at both the ends. They are pointed at both the ends. That's why they are spindle shaped, and they have one nucleus. They are uninucleated. They are uninucleated. Now we will talk about the cardiac muscle tissue. Cardiac muscle tissues are the very specific and specialized kind of tissue, and they are only found in our heart.
They are found in only one body part, that is called heart, and these are found only in the heart. These are the involuntary muscles, we cannot control it, and the heart pumps the blood through the cardiac contractions. These muscles contract and our heart as and cause the heart to contract and generate the flow of the blood. The cells of the cardiac muscles are known as cardiomyocytes, and they are striated. Dark and light bands are found in the cardiac muscle, and they are single celled. They are means they are uninucleated. You can see here they are having large dark and light band, and they are branched. The ends of the cells are joined with the junction are called, they are intercalated disc. Cardiac muscles are branched. Okay, you can see here these are these muscle fiber are branched. Okay, and at the place of branching they have intercalated disc from where the contraction of the cells started. Now we will talk about the difference between the muscular tissues. Okay, the skeletal muscle, smooth muscle, and cardiac muscles. So if you compare it, then you will find that the skeletal muscles means smooth muscle, means striated muscles. They are the striated and tubular. They are tubular in shape, and striated means having bands, and they are multinucleated. They have more than one nucleus in one cell. They are voluntary, means you can control it by your will, and they are usually attached to the skeleton. That's why they are called skeletal muscle. Smooth muscle fiber are non-striated. They have no striation. They have no dark and light bands. They are spindle shaped. Conical at the end. They are uninucleated, means having only one nucleus. They are involuntary, means you cannot control by your conscious will, and they are usually covering wall of internal organs. They are generally found in our internal organs like stomach, small intestine, large intestine, esophagus. Okay, and cardiac muscles are very specialized kind of muscles. They are striated, they are branched, they are uninucleated, they are involuntary, you cannot control it, and only covering wall of the heart, only found in our heart, and they show the contraction in a rhythmic pattern, in a rhythm they contract and relax throughout our life, and they do not show the fatigue in the in whole life, and they work tirelessly throughout the life for our survival. So this is the comparison between these three kind of muscular tissues. So we get to know that the muscular tissues are the specialized tissues found in our body that cause the movement. They are responsible to bring about the movement in our body part and the whole body. Okay, and there are of three types in our body. What are these? Skeletal muscle, smooth muscle, and cardiac muscle. Skeletal muscles are very important muscles in our body. They cause the movement according to our will, and they also bring about the locomotion. Okay, they are found in our hand and legs and neck, and because of their movement we can locomote, means we can move from one place to another place. Smooth muscles are generally found in our internal organs like in our esophagus, in our stomach, in our small intestine, large intestine, and in our rectum, and in the genital ducts. They are found in the blood vessels. So where you cannot control it, you cannot control the movement of smooth muscles. They are under the control of our autonomous nervous system, and they work according to their need, and that's why they are involuntary. Smooth muscles are involuntary because you cannot control by your conscious brain. Now cardiac muscles are very specialized kind of muscles. They are found in the heart only. And they work tirelessly throughout the life, and they contract in a rhythmic manner so that our heart can pump the blood. And skeletal muscles show the fatigue.
show the fatigue, means they get tired. They get tired. If you will work with the skeletal muscles continuously, then they will get tired, and you will feel pain in the muscles, in the skeletal muscles. After the pain, when you get when you take the rest, then after some time, after taking the rest, these muscles will be again fine, and they will relax, they will get relaxed. Smooth muscles, they do not get fatigue, they do not get fatigued. And cardiac muscles also, they do not get fatigue, means they do not tired.